राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी थी। मंदिर के गर्भगृह में पंडितों ने विधिवत रूप से राष्ट्रपति को पूजा अर्चना कराई। राष्ट्रपति ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि की कामना की। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति सर्किट हाउस चले गए। इससे पहले कुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। ऋतुराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता ऋतु। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूजा अर्चना करते हुए बाबा भोलेनाथ की। उस वक्त और क्या कुछ हुआ, हम चाहेंगे आप बताएं। देखिए, जो तय समय था उस तय समय के अनुसार राष्ट्रपति जो बाबा मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य किया गया द्वारा, समाज पंडा समाज द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा। उसके बाद वो सीधे बाबा के गर्भगृह में गए। वहां पे त्रिशूल द्वारा गल्प कर और जो षष्ठोपचार पूजा तो होता है, वैदिक रीति रिवाज से उन बाबा का जलाभिषेक किया गया और उनका पूजा अर्चना कराई गई। इस दरमियान झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित जो राष्ट्रपति के साथ आए थे अधिकारी वो मौजूद रहे। तकरीबन आधा घंटा तक पूजा अर्चना करने के बाद वो सर्किट हाउस निकल गए। सर्किट हाउस में जहां दोपहर का भोजन किया। भोजन करने के बाद अभी राष्ट्रपति कुछ ही मिनट पहले वो रांची के लिए रवाना हो गए। मतलब कि ये कहा जाए कि अपने दौरे को लेकर जो तैयारी की थी जिला प्रशासन ने, वो उस पे जिला प्रशासन वहां सफल रहा और राष्ट्रपति खुशी बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस रांची की ओर लौट गए। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतु इस जानकारी के लिए। और इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुमला के बिशनपुर में विकास भारती के कार्यों को देखा। इस दौरान उन्होंने विकास भारती के कार्य की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे पिछले 4 सालों से यहां आना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये संभव नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रपति ने कहा कि वे आदिवासियों से मिलना चाहते थे और उनकी दशा देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यहां आकर कुछ और सीखने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा से यदि हम सीख सकते हैं तो सीखेंगे। जो नहीं सीखना चाहता है वो तो ना तो भूतकाल से सीखता है ना वर्तमान से सीखता है। वो तो अपने पड़ोसी से भी नहीं सीखता जो नहीं सीखना चाहे। और कई लोग तो जानबूझ करके अनजान भी बनते, जानते हैं कि ये बात सही है लेकिन फिर भी नहीं कहेंगे। हम लोग टोपी बनाए थे, उसको राष्ट्रपति जी पहने थे, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। गरीबों के बीच में जाना, काम करना, लोगों के प्रसिद्धि से परे हट करके लोगों के बीच में जब रहेंगे तो लोगों को फायदा होगा। आपने क्या क्या दिखाया उसको, स्पेशली क्या क्या चीज़ बातों को फोकस करके? ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, ट्राइब से लेकर के अन्य जनजातियों तक, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ तक, सब तरह की उनकी क्या रिमार्क? महामहिम राष्ट्रपति का आना मैं समझता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए काफ़ी सुखद अनुभूति हुई है, काफ़ी सुखद है, काफ़ी आनंद हुआ है। रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय रजरप्पा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में बॉलीवुड के साथ स्थानीय कलाकार शिरकत करेंगे। पहली बार आम लोग बिना बास के भी महोत्सव में भाग ले सकेंगे। 29 फरवरी और 1 मार्च तक रजरप्पा महोत्सव मनाया जाएगा। इस बार विशेष रूप से छिन्नमस्तिका मंदिर में शाम को जो आरती होती है उसका प्रसारण किया जाएगा। वहीं महोत्सव के दौरान सीएम 200 करोड़ की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। रजरप्पा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महोत्सव की। और देखिए, जब हेलीपैड पर स्वागत किया गया सीएम हेमंत सोरेन का, और वहां हेमंत सोरेन का स्वागत अधिकारियों ने किया और उसके बाद महोत्सव का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। इस मेले में जनजातीय शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का विशाल भंडार रहेगा। मेले में 150 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग की प्रदर्शनी होगी। 25 से अधिक राज्यों के 300 से अधिक शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है।
7वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 2017 से लेकर 2019 तक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसे लेकर कल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन अब इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि जल्द ही नया प्रारूप बनाकर फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। विड्रॉ कर लिया है जो विज्ञापन जिसका निकला है, और हम लोगों को अभी उसका रेगुलेशंस और रूल्स बनाएंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई समस्या हो जाती है, कोई ना कोई ग्रुप से कंप्लेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही करीब 15-20-25 दिन में हम लोग एक रेगुलेशन और रूल्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर से उसका विज्ञापन। आपको पता है कि इसके पहले भी जितने एग्जामिनेशंस हुए हैं सभी में किस कारण से लोगों ने आपत्तियां की, किस कारण से समस्याएं उत्पन्न हुई, किस कारण से मामले कोर्ट में गए, सभी मामलों में कोर्ट में गए। तो उन्हीं मामलों में जिन मामलों को लेकर लोग उच्च न्यायालय में गए, जिन मामलों को लेकर लोग उच्चतम न्यायालय में गए, उनको हम लोग ऐसा सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जिससे कभी किसी को कोई शिकायत ना। रांची में आजसू की अहम बैठक हुई। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में 3 मार्च को पेश होने वाले बजट पर चर्चा हुई। आजसू सरकार से बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस करने का आग्रह करेगी। इसके साथ ही बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। जो टोटल बजट है रूरल सेक्टर में अधिक से अधिक राशि राज्य सरकार को खर्च करनी चाहिए। अब तो ये बजट मूल बजट आ जाए तो फिर देखते हैं कि विभागवार और सेक्टरल वाइज क्या बजट एलोकेशन रखा गया है, तो फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दिए जाने की खबर को प्रदेश कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उनकी नाराजगी भले ही प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने से है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के निर्णय पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जहां तक इस्तीफे की बात है तो ना ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को कोई इस्तीफा प्राप्त हुआ है और न ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कोई इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमारी जहां तक समझ है निश्चित रूप से उनकी बातों को हम समझ सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी में सभी को बात रखने का अधिकार है। देश में सर्वाधिक माल ढुलाई और राजस्व कमाई में धनबाद रेल मंडल नंबर 1 बन गया है। जनवरी के अंत तक धनबाद रेल मंडल ने 106 मिलियन टन कोयले और खनिज की ढुलाई की है। दूसरे स्थान पर बिलासपुर डिवीजन है। धनबाद के डीआरएम ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 140 मिलियन टन लोडिंग का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2020 के अंत तक इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 118 मिलियन टन का लोडिंग किया है और इसके साथ ही हम लोग इंडियन रेलवे में सभी डिवीजनों के में प्रथम स्थान रखते हैं। और बिलासपुर जो है वो दूसरा डिवीजन है जो जहाँ पे कोल लोडिंग और अन्य लोडिंग काफ़ी होती है, तो उन्होंने 106 मिलियन तक दिसंबर में किया है। तो जो सेकेंड पोजीशन होल्डिंग जो डिवीजन है उससे हम लोग 12 मिलियन टन ज़्यादा है। खबर धनबाद से। यहां नगर निगम में 2 दिन पहले एसीबी की प्रिवेंटिव जांच के बाद अब नगर विकास विभाग की तरफ से 14वें वित्त आयोग से बने निगम की सभी 45 सड़कों की जांच शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग रांची के अपर सचिव AK रतन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम 396 करोड़ में बने इन सभी इंटीग्रेटेड सड़कों की जांच करेगी। इस जांच टीम में नगर विकास विभाग के अधिकारी, RCD कार्यपालक अभियंता, लोकायुक्त अधिकारी और NEP निदेशक शामिल हैं। नगर विकास विभाग रांची के अपर सचिव ने बताया कि धनबाद नगर आयुक्त ने किसी भी सड़क निर्माण में गड़बड़ी से इनकार किया है। से जो राशि आती है राज्य में, वह जो राशि धनबाद नगर निगम में दी गई है, उसी में यह आरोप लगाया था कोई राजकुमार, पिता जयशंकर प्रसाद हैं हाउसिंग कॉलोनी के। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो है कुछ सड़कें जो है 2-3 साल पहले बनी है, दोबारा बना दिया गया है। अच्छा। और फिर DPR के कंसल्टेंसी चार्जेस के रूप में अधिक राशि जो है कंसल्टेंट को दी गई है। इन्हीं 2-3 बिंदुओं पर जांच के लिए एक 5 सदस्यीय टीम नगर विकास विभाग के द्वारा सचिव महोदय के द्वारा नामित किया गया है। उग्रवादी संगठन PLFI से संबंध को लेकर छापेमारी की गई है। NIA की टीम छापेमारी की है खूंटी के तुरपा में। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खूंटी से NIA की टीम ने अमित जायसवाल, सीताराम जायसवाल और प्रकाश भूइया के घर पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर, खूंटी के तुरपा में NIA की टीम छापेमारी कर रही है। उग्रवादी संगठन PLFI से संबंध को लेकर छापेमारी की गई है। अमित जायसवाल, सीताराम जायसवाल और प्रकाश भूइया के घर पर दबिश दी गई है। खूंटी में NIA ने दबिश दी है और यहाँ के तोरपा
थाना क्षेत्र अंतर्गत अमित जायसवाल जो है उसके घर में अभी एनआईए की दबिश है। यहीं पर जांच चल रही है अमित जायसवाल के घर में। इससे पूर्व में भी कई 4 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और जो लोग इन पर जुड़े हुए हैं उन लोगों के संस्थान हो या उनके घर हो, सभी जगह पर सघन छापेमारी चल रही है। अभी इस घर में जो है आप देख सकते हैं बाहर में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अंदर में एनआईए के जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा तलाशी ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद सिंह। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गोड्डा, जहां गोविंदपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के निकम्मेपन की वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये है पोड़ैयाहाट प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर, जहां स्कूली वक्त में छात्र पढ़ाई की जगह खेलकूद कर समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई छोड़कर ये बच्चे खेल रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तुम लोग का स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है तो खाना वाना भरपेट देता है? नहीं। काहे? बोलता है अभी नहीं है खाना। खाना ही नहीं है तो अभी बहुत बच्चा है, खाना नहीं अथी होगा। तो रोज तुम लोग आधे पेट खा के जाते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई होता है? पढ़ाता है सर लोग, मैडम लोग पढ़ाती है? हाँ पढ़ाता है, कभी कभी नहीं पढ़ाता है। कैट कितना साल है आप तुम लोग के स्कूल में? 1 साल। 1 साल और 2 मैडम? हाँ। तो दोनों सब एक ही साथ आता है लोग? एक बार आगे पीछे मतलब सब लेटे से आता है लोग? हाँ। रोज देखा आपने, न शिक्षक वक्त पर आते हैं, न भरपेट मिड डे मील मिलता है। मतलब मैडम के काम करने का फॉर्मूला 12 बजे लेट नहीं और 1 बजे भेंट नहीं। चलिए अब जरा मैडम की सफाई भी सुन लेते हैं। अमीनों का कहना है कि रोज आप लोग लेट आते हैं। नहीं सर, आज ही लेट आए। आज ही लेट आए हैं। एमडीएम वगैरह भी नहीं बनता होगा? नहीं बनता है। बनता है। जब जिले के उप विकास आयुक्त से सवाल किया तो वही रटा रटाया जवाब। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया को सूचित करके एक टीम जिला से भेज के उसकी हम लोग कार्रवाई करेंगे कि इन विद्यालयों में जो इंटीरियर भी है दुर्गम इलाके में है वहाँ पर विद्यालय में सभी शिक्षक उपस्थित रहें। बहरहाल लाख जांच टीम बन जाए, 1-2 पर कार्रवाई भी हो जाए, मगर सवाल ये कि जिनकी जिम्मे विद्यालयों की व्यवस्था है वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। बोकारो के भंडरो स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल इस स्कूल में 3 शिक्षक के भरोसे केजी से लेकर कक्षा 9 तक की पढ़ाई होती है, जबकि स्कूल में कुल 6 शिक्षक हैं, लेकिन 3 शिक्षकों को मैट्रिक की परीक्षा में दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया है और स्कूल में 2 पारा शिक्षक और एक प्रिंसिपल ही है। एक ही कक्षा में 3 वर्गों के बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 30 मार्च से कक्षा 6 और 7 की परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन बच्चों का कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा। क्या पढ़ रहे हो अभी? मैथ। क्लास में भी मैथ। अभी कोई नहीं है शिक्षक? नहीं है। अब छात्र सब कहाँ है सर? नहीं आया। कितना छात्र है यहाँ पर? सुबोध का 18। किसी को क लिखने देते हैं, किसी का जो है राइटिंग करते हैं। उस समय पढ़ाते समय किसी को लिखने देते हैं, किसी कोई राइटिंग करते हैं और किसी को जो है फिर ब्लैक बोर्ड पर उसका गणित होता है, इस तरह बनाते हैं। आपस में मिल करके जैसे इस क्लास में गए जी, अभी नहीं है। मान लीजिए टीचर लोग परीक्षा में ड्यूटी में हैं तो हम लोग इसमें भी गए, 2-4-10 लाइन बताने के बाद होमवर्क दे दिए, फिर दूसरे क्लास में भी गए। इस तरह से करके एडजस्ट करते हैं क्लास को, क्या कर सकते हैं। बोकारो से खबर, यहां के भंडरो गांव में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके कारण अधिकतर ग्रामीण हड्डियों और दांतों की बीमारियों से ग्रस्त हैं। यहां तक कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कुपोषण की शिकायत बढ़ती जा रही है। हालांकि इससे निपटने के लिए पेयजल विभाग कारगर कदम उठा रहा है। पेयजल विभाग चास के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि गांव में फ्लोराइड पानी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ऐसे चापाकल को बंद किया जा रहा है जिनसे फ्लोराइड युक्त पानी आता है। जांच करने के लिए आए थे कुछ सदस्य, तो उन लोगों की कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें फ्लोराइड का मात्रा पानी में आता है। इसको यूज़ करते हैं करीबन 2007-8 से। तो पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी पता चल रहा है कि इसमें पेट में गैस फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होता है। काफ़ी परेशानी हो रहा है। इसमें यहाँ के आदमी को काफ़ी परेशानी के झेलना पड़ रहा है।
इसके लिए विभाग के द्वारा फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने की योजना है। चास में 2 जगह इस तरह का है, एक भंडरों में और एक उलगोड़ा में। तो भंडरों में हम लोगों ने बोरिंग कराया है और उसमें फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने की कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो में बिजली विभाग ने जीरो कट बिजली की आपूर्ति के लिए बड़ा कदम उठाया है और दावा किया है कि इस बार लोगों को बरसात में तेज हवा के कारण पावर कट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल बिजली विभाग ने 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें लोग सीधे शिकायत कर सकेंगे और शिकायत दर्ज होते ही विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता से बात की हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में गर्मी की शुरुआत होने से पहले आप देख सकते हैं कि अभी मैं मानगो सब स्टेशन में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर दावा है कि जो मानगो क्षेत्र हो या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हो उसमें कहीं ना कहीं जीरो कट बिजली का इस बार दावा किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही मानगो बिजली सब स्टेशन है। यहाँ बिजली जब गर्मी आती है तो बिजली के लिए हाहाकार मच जाता है, जिसको लेकर बिजली कटने से पानी की भी समस्या लोगों में उत्पन्न होती है। हमारे साथ बिजली कार्यालय का अधिकारी है, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इस बार तैयारी किया जा रहा है गर्मी से पहले। इस बार हम लोगों ने जो हमारा जो पीएसएस है उस पीएसएस को हम लोग आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग का जो है हमारा कुंवर बस्ती पीएसएस जो गमरिया ग्रिड से जो कि आपस में सोर्स में उलियान पावर हाउस, दुबमोहानी पावर हाउस जो है उनको हम लोगों ने इंटरलिंक कर रहे हैं जवाहर नगर से, जो कि मेरा गमरिया और बालीगुमा ग्रिड जो आपस में इंटरलिंकिंग हो जाएगा। जीरो कट की जो दावा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत सारा काम बचा हुआ है जिसका हम लोगों ने डीपीआर दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम लोग 33 kV और 11 kV के में काम किया जा रहा है। 33 kV और 11 kV का काम अंडरग्राउंड ग्रिडिंग केबलिंग लगभग नियर अबाउट 50 किलोमीटर 11 kV और लगभग 32 किलोमीटर 33 kV का अंडरग्राउंड केबलिंग KI एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका क्लोजर डेट सितंबर 2020 है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। दावा कर रहे हैं कि 98% जीरो कट बिजली मानगो क्षेत्र में इस बार होने जा रहा होगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी जो तैयारियां हैं ये वो धरातल पर उतर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। राजेंद्र कृष्णा झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले सभी मनोनीत 25 सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजेंद्र कृष्णा को 13 वोट मिले। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजेंद्र कृष्णा ने वकीलों के लिए सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर काम करने की बात कही। बार काउंसिल्स को बहुत सा काम पेंडिंग है जो कि करना है पूरे एडवोकेट्स के लिए, माने इस झारखंड के पूरे एडवोकेट्स के लिए। उसमें मेरे अनुसार सबसे पहले जो काम है वो है सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो आप देख रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को जितना हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। रांची के आड्रे हाउस में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में केरल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई प्रदेशों के जनजातीय और लोक चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के मुख्य सचिव DK तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड गरीब हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से बहुत समृद्ध है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रणेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब ग्रामीण आदिवासी चित्रकारों की कलाकृतियों को मंच मिला है। झारखंड गरीब हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से बहुत समृद्ध है और विशेष रूप से कलात्मक जो हमें विरासत मिली है उस पर हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसे बताऊं, किसी भी समाज की, किसी भी संस्कृति की पहचान इससे होती है कि उसका मानसिक विकास, कलात्मक विकास कैसे हुआ है। जिसको हम भारतीय संस्कृति कह रहे हैं, उस संस्कृति का जो सबसे खूबसूरत स्वरूप है वो भारतीय पेंटिंग है, उसकी लोक शैली है। उस लोक शैली को बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल परंपरा के लिए वो जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका पूरे लोगों का कभी भी, पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के लोगों चित्रकारों का कभी हुआ नहीं था सम्मेलन, इस ढंग का शिविर। ये पहली शिविर थी जिसमें केरल से लेकर हिमाचल तक के लोक चित्रकार एक साथ 6 दिन ये काम किए। जमशेदपुर के डिमना लेक परिसर में साहसिक पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 मार्च तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस दौरान DC रविशंकर शुक्ला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। महोत्सव में ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, क्लाइंबिंग, रोप कोर्स और बोटिंग शामिल है। महोत्सव के उद्घाटन के बाद बन्ना गुप्ता और उपायुक्त ने एडवेंचर गेम का आनंद लिया। साथ ही लोगों से इस साहसिक पर्यटन महोत्सव में हिस्सा लेने की अपील की। हमारी ये सोच है कि जो बच्चे बिना मास्क और बिना सिलेंडर के, यदि उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी उनके अंदर क्षमता है तो हम वैसे बच्चों को मास्क भी देंगे, उनको सिलेंडर भी देंगे। और इसी के साथ जोहार झारखंड।